अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख़ी दौरे पर रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुँचे और आज उनकी रूसी सदर से मुलाकात हुई है। 3 घंटे तक ये मुलाकात उनकी जारी रही। खान साहब के दौरे को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार भी किया जा रहा था, क्योंकि वज़ीर आज़म का ये दौरा एक ऐसे वक्त में शुरू हो रहा था जब रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। अब इस कशीदगी का नुक्ता अरूज हम कह सकते हैं आज सुबह शुरू हुआ, जब रूसी अफवाज जो हैं वो दाखिल हो गई रूस के बहुत से इलाकों में, और वहाँ पर हमने देखा ये कशीदगी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने यूक्रेन पर खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए यूक्रेन की फ़ौज से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया है, और ये भी धमकी दी गई है सदर पुतिन की जानिब से कि अगर बैरूनी मुदाखलत हुई तो वहाँ पर जवाब दिया जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। अब ये मामला जो है काफ़ी पहले का है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और जिस वक्त 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो 14 रियासतों में यूक्रेन भी शामिल था। उसके बाद से हम देखते हैं कि यूक्रेन के अंदर दो सोचें या दो सोच के हामिल अफराद पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जिनका झुकाव रूस की तरफ है या रूस के हिमायत याफ्ता है, या और एक वो लोग हैं जिनका झुकाव या जिनकी फेवर जो है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा है, यानी कि यूरोप की तरफ ज़्यादा पाई जाती है। 2014 में काफ़ी एक अहम मोड़ जो है आया था इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जब रूस की जानिब झुकाव रखने वाले यूक्रेन के उस वक्त के सदर ने रूस से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने का जो मुआहिदा था उससे इनकार कर दिया था, उस मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और एट द एंड उनको अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था। उसके रद्द-ए-अमल में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा किया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस की मदद से जंग बंदी हुई थी। एक मुआहिदा जिसे मिन्स्क पीस ट्रीटी भी कहा जाता है वो किया गया था। उसके बाद वहाँ पर जंगबंदी रुक गई थी, लेकिन उसके बावजूद कशीदगी उन इलाकों में जो कि रूस के हिमायत याफ्ता हैं वहाँ पर नज़र आती रही, और 2021 के अवाखिर में हम कह सकते हैं कि ये कशीदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब इसका नतीजा हम देख रहे हैं। अब रूस चाहता क्या है? रूस ये चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, क्योंकि यूक्रेन एक लंबे अरसे से ये चाह रहा था कि अगर वो चाहता है कि उसके मुल्क की सरहदें और उसके मुल्क का और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे, तो उसके लिए नेटो का मेंबर बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने अपनी फ़ौजी ताकत में भी इजाफा करना शुरू कर दिया था, लेकिन रशिया को ख़तरा ये है कि अगर ये नेटो का मेंबर बन जाता है तो ये नेटो का लॉन्च पैड जो है रशिया के ख़िलाफ़ यूक्रेन को इस्तेमाल किया जाएगा, जो दूसरे ममालिक हैं उनकी जानिब से। अब सदर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाके जिनमें लुहांस्क और डोनेस्क शामिल हैं उनको आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया था, और वहाँ पर अमन कायम करने के लिए जो फ़ौज है वो भी भेजने का इंदिया दिया था। और अब हम देख रहे हैं कि अटैक जो है वो किया जा चुका है रूस की जानिब से। सवाल ये है कि ये जंग का माहौल कब तक कायम रहेगा, इसके असरात क्या होंगे, मईशत जो है आलमी मईशत उस पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, और इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा और इस टाइमिंग को भी बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी की जा रही थी, और कहा जाता है कि टाइमिंग ठीक नहीं है दौरा करने की, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, किरदार क्या अदा कर सकते हैं, और रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं क्या इस दौरे से मज़ीद मुस्तहकम होंगे, मज़ीद बेहतरी आएगी, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे की। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर आपसे आगाज़ करती हूँ। इतनी कशीदगी, इतना कशीदा माहौल, आपको लगता है कि ये जो तनकीद की जा रही है कि ये टाइमिंग ठीक नहीं थी वज़ीर आज़म का रूस का दौरा करने की टाइमिंग, तो आपको लगता है ये तनकीद ठीक है या इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता था, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती कि बेसिकली किस तरफ सिचुएशन जा रही है, उसके बाद फैसला किया जाता कि कब जाना है रूस? आयशा, ये बिल्कुल गलत ये तनकीद की गई है, और ये नहीं करनी चाहिए थी। ऑल मुहिब वतन पाकिस्तानी, वेदर देयर ऑपोजिशन गवर्नमेंट और पीपल ऑफ पाकिस्तान, एनीवन। बात यह कि 17 जनवरी को जब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना, तो वहाँ पुतिन से मुलाकात हुई, वहाँ ये डिसाइड हुआ कि उन्होंने इनवाइट किया, और फिर उसके बाद 24 फरवरी दे दी, जिसको लड़ाई भी नहीं हुई थी। अगर इस वक्त दौरे को अगर कैंसिल करना था तो रशिया को कर सकता था, कि उनके पास रीजंस थे
कि हमारे हालात बहुत ज़्यादा रशिया इनसे यूक्रेन से ख़राब हो गए हैं और इस वक्त वी आर वेरी बिजी एंड वी विल नॉट बी एबल टू गिव राइट टाइम टू योर एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर, तो आप इसको पोस्टपोन कर दें। बट पाकिस्तान को तो किसी वजह से नहीं बनता था, पाकिस्तान में तो लड़ाई नहीं हो रही है, पाकिस्तान को इनवाइट किया, पाकिस्तान हैड टू गो एंड इट वाज वेरी हिस्टोरिकल विजिट और उसके अब बहुत दूरस्थ नताइज भी होंगे। सेकंड ये कि पाकिस्तान हैज गॉन फॉर बायलैटरल टू इम्प्रूव बायलैटरल रिलेशंस। पाकिस्तान इज नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, जो पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है और ये हमारा भी नुक्ता नज़र यही है। वहाँ पर पाकिस्तान की रिस्पॉन्स भी बड़ी मैयड़ रही है, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, हमारे वहाँ पर जो थे सफारतकार थे, सफ़ीर थे, उन्होंने ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन की सॉवरेनिटी की हमायत करता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के बड़े ही ज़रूरी विजिट था। आपके उसने इकोनॉमिक रिलेशन देखें, वो यूरोप को 50% गैस सप्लाई करता है और पाकिस्तान को कराची से कसूर के लिए जो पाइपलाइन मिल रही है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। जो भी 90% मामला सेटल हो गए हैं, ये इट्स अ बिग डील आफ्टर आई वुड से स्टील मिल्स के बाद। सेकंड ये कि पाकिस्तान के मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट बेहतर थे, लेकिन अभी और बेहतर हो जाएंगे। सेकंड, अमेरिका और इंडिया दे बिकम ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, क्वाड ग्रुप उनका बन गया है। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। कौन रोकता है आपका, यूर इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। हमें हमारा राइट है कि हम जहाँ जिससे मर्जी बात करें। हमारे यूरोपियन यूनियन से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अगर रशिया से ताल्लुकात हमारे बहुत बेहतर हो जाते हैं। इट्स अ बिग इकोनॉमिक जंप। रशिया इन्फ्लुएंस ऑल यूरोप, ये सेंट्रल एशिया को। चाइना भी वहाँ पर इंटरेस्टेड है। और अगर हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात हालात ठीक हो जाएं, नॉर्मलाइज हो जाएं, वहाँ पर पीस हो जाए, अमन हो जाए, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी हमारी कनेक्टिविटी होगी उनके साथ बलूचिस्तान के थ्रू गवादर में। और अगर गवादर ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। दैट इज़ द रीज़न हमें अब हाईजैक नहीं होना। आई थिंक वी हैव बीन रियली 70 साल हमने एक की तरफ डायरेक्शन देखी है और हमें हर इवेंट टू इवेंट हमें रिस्पॉन्स दी गई, अदरवाइज वी वर लेफ्ट अलोन एंड वी वर डिच्ड। इवन नाउ ऑल द टाइम डू मोर। इवन नाउ अमेरिका व्हाट इज डूइंग इट, बट America is a big country. We have to remain engaged with them. We have to maintain good relationship, military to military, government to बिल्कुल। government। अमेरिका की स्टैंडिंग, अमेरिका किस तरह से इस दौरे को देख रहा है और क्या इस दौरे के बाद अमेरिका का जो असर रसूख हम देखते हैं इंटरनेशनल इदारों पर, जो फिर पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं मुख्तलिफ तरीके से, FATF की बात कर लें, IMF की बात कर लें, इवन UN की हम बात कर लें, तो वो पाकिस्तान पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, क्या या फिर अमेरिका भी उनको इस्तेमाल कर सकता है, इस पर भी हम बात करते हैं। बाकी मेहमानों को भी मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ। तारिक मलिक साहब, सर मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी, आप भी यही समझते हैं कि ये ठीक टाइम था और बड़ा ज़रूरी था ये दौरा करना? इट डज़न्ट मैटर अगर रशिया और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त कशीदगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये दौरा जो है बहुत अरसे से स्केजुअल था, तो ये राइट टाइम था वज़ीर आज़म का रशिया जाने के लिए। मेरी राय में ये मुनासिब वक्त नहीं था। एक तो जो अभी तज्जिया दिया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से, मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि रूस से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए और वो ताल्लुकात कई मल्टीपल लेवल्स पे हैं, एनर्जी से लेके, इकोनॉमी से लेके, डिफेंस से लेके, वो होना चाहिए। लेकिन जब तक टाइमिंग की बात है, जब वार इज़ ए वेरी सीरियस बिजनेस, जब एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है तो आप वहाँ पहुँचते हैं और जंग हो जाती है, तो जंग में आपको पोजीशन लेनी पड़ती है कि आप रूस के साथ हैं या यूक्रेन के साथ हैं। अब यूक्रेन के साथ भी हमारा दिफाई तावन है, डिफेंस प्रोडक्शन का। वहाँ हमारे इन्वेस्टर ने 2 दिन पहले उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर एक बयान दिया है। दुनिया और वार के बाद जो डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होती हैं उसमें जल्दी पोजीशन लेनी भी नहीं चाहिए। आपको देखना चाहिए सिचुएशन फ्लैक्स में है कि वो किस रुख जा रही है, न्यूट्रलिटी है, और अगर उसके अंदर आगे, या फिर ये कि जब हम वहाँ जा रहे हैं तो ऑप्टिक्स उससे ये होंगे कि हम उस वक्त रूस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करना या ना करना, ये दोनों वेल कैलकुलेटेड डिसीजन होने चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। जो जज्बाती डिसीजन होते हैं, इसी तरह कौम जो है वो गल्फ वार में जब इराक ने उस पर हमला किया था कुवैत पे, तो उस वक्त कौम और फौरी उस वक्त के जो सरबराह थे असलम बेग साहब, उनकी भी ख्वाहिश थी कि हम स्ट्रेटेजिक डिफेंस के तहत इराक और सद्दाम हुसैन की मदद को जा पहुंचे। लेकिन वार के अंदर जो
एक तो ये कि जब हम बायलैटरल डिसीजंस में जा रहे हैं, और हमारा ये आज भी इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी कॉन्शियस है, और उन्होंने इसे पीसफुली रिजॉल्व करने की बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके माशी असरात भी अच्छे नहीं होंगे। तो आप एक ऐसे वक्त में क्राइसिस की सूरत हाल में जाते हैं जिसमें वॉर में क्राइसिस डेवलप हो सकता है, तो सारे दौरे की जो फिजा है, एनवायरनमेंट बदल जाती है। तो ताहिर साहब, एक बैलेंसिंग एक्ट भी हमें पाकिस्तान की तरफ से नजर आया इस दौरे से पहले। जो पाकिस्तानी सफीर हैं यूक्रेन के अंदर, उन्होंने यूक्रेन की नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान यूक्रेन की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत करता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखते हैं आप इसको कि पाकिस्तान कर तो रहा था रशिया का दौरा वज़ीर आज़म, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन को भी मैसेज पहुंचा दिया कि हम आपकी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट भी करते हैं और इसकी हिमायत भी करते हैं। तो मेरी राय में तो देखें, ये तो एक पोजीशन लेनी होती है ना। तो आपको अभी तो ये हमारा दौरा कोई यूक्रेन और रूस की जंग से मुतालिक नहीं था, इस पे तो हम तीनों का पैनलिस्ट का इत्तेफाक होगा, हमारा पहले से तय था दौरा, और हमारे डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स पे ये रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें फ़रोग देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और लेकिन जब टाइमिंग की बात होती है तो टाइमिंग में इस वक्त एक जंग जो है वो एक बहुत सीरियस बिजनेस है, और जंग के दौरान जब आप जाते हैं तो वो फोकस या वो एनवायरनमेंट बरकरार नहीं रहती। दुनिया की नजरें इस वक्त रशिया पे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, और वो बायलैटरल ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो ऑप्टिक्स उसमें जाएंगी वो ये जाएंगी कि हम रशिया के तादी हैं और हम रशिया को इस जंग में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारा ये एक वेल कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए, पहले से तय करके इसके मुज़मरात क्या होंगे। और दूसरा, और जंग जब हम गए हैं वहाँ पे तो जंग शुरू हो गई, और वहाँ पे जंग शुरू होने के बाद अभी तक पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर नहीं है। लेकिन वहाँ पुतिन के साथ जब हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसके ऑप्टिक्स ये आएंगे कि पाकिस्तान इस बहरान में रूस के साथ खड़ा है, और डेफिनेटली दुनिया देख भी रही है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको देख रही हूँ, आप नफ़ी में सर हिला रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप ताहिर मलिक से साहब जो हैं उनसे इत्तेफाक नहीं करते। एक हमारे पैनलिस्ट कहते हैं कि टाइमिंग ठीक थी, एक कहते हैं कि नहीं ठीक थी। आप क्या समझते हैं टाइमिंग से मुतालिक इस दौरे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर इमरान खान साहब ना जाते तो मेरी नजर में इट वुड हैव बीन अ डिप्लोमेटिक ब्लंडर नंबर 1। Absolutely, और यहाँ पे जो प्रो यूएस लॉबीज हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा था देखो भाई इमरान खान डर गया अमेरिका से। और देखे बात यह है, दो ब्रेव लीडर्स हैं, अपना प्रेसिडेंट पुतिन और इमरान खान दोनों मिले हैं। इमरान खान साहब इसलिए तो नहीं गए कि उनको कहने के लिए जाओ जनाब चढ़ाई कर दो यूक्रेन के ऊपर, जंग शुरू कर दो। भाई एक तयशुदा ऑलरेडी प्री प्लान एक विजिट था, और कौन सा कोई मॉस्को के अंदर मिसाइल गिर रहे थे जनाब, और कौन सा हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि जिसमें यूक्रेन हमसे नाराज हो जाए? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो बल्कि ये क्या है, डायलॉग की बात करें और पीस की बात करें, उसके थ्रू मामला रिजॉल्व करें। चीन ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है, इसको पीसफुल जरिए से मसले को हल होना चाहिए और आगे जंग का मामला और नहीं आगे चलना चाहिए। हमने भी वही बात की है। सो मैं ये समझता हूँ कि, और देखें कि अगर हालात वाकई बड़े कशीदा होते हैं कि जनाब एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मॉस्को आ रहा है तो ये बड़ा गदर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो 1 घंटे की विजिट, 1 घंटे की मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, 3 घंटे 3 आवर्स प्लस, और बीच में जनाब वर्किंग लंच भी, एंड सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटोकॉल दैट वाज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और मैं कहता हूँ बड़ा ठीक मैसेज गया टू द अमेरिकन कि जनाब हम एक ज़माने में आपके बड़े आपके एलाई थे, आप भी हमारे बड़े अनरिलायबल एलाई रहे हैं कोल्ड वॉर में, डू मोर, ये वो तमाम चीज़ें, यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, वो दौर ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान एक आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी जिसमें ऑब्वियसली देयर बी अ बैलेंस, ये नहीं है कि हम अमेरिका को कह रहे हैं कि जनाब आज के बाद हमारे आपसे ताल्लुकात ख़त्म, नो, ये वो राइट एज अ सॉवरेन कंट्री कि हम जॉइंट रशिया से बात करें, चाहे बेशक ये, मैं तो कहता हूँ बड़ा तारीखी ये हिस्टोरिक है, ये याद रखा जाएगा सारी उम्र कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
ऐसे वक्त पे मॉस्को गए जब वहां पे जंग के हालात थे। मतलब ये तासुर तो नहीं जाएगा फारूक हमीद साहब वजीर आजम के दौरे से कि वो एक नया ब्लॉक जो अब खत्ते में बनता हुआ नजर आ रहा है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम माजी में रहे हैं अमेरिका के एलाए, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस तरह से नहीं है, खास तौर पर अफगानिस्तान से इनखला के बाद जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है ताल्लुकात की, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये तासुर तो नहीं जाएगा या फिर ऐसा हो तो नहीं रहा ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हों? भाई हम ऑलरेडी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है जिसमें रूस और चीन ये सारे और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक शामिल हैं। इट इज मतलब एक ऑल राउंड इकोनॉमिक काउंटर टेररिज्म और इज सिक्योरिटी रिलेटेड जो है वो आप उसको अलायंस कहें या जो भी कहें या ब्लॉक कहें जो भी कहें, हम वी ऑलरेडी मेंबर ऑफ दैट। और माजी में क्या अमेरिका के जो दो बड़े इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट्स थे कोल्ड वॉर में, C2 और सेंटो, हम पाकिस्तान उनका मेंबर नहीं रहा है। तो ये अब दुनिया के हालात बदल गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम हमेशा अमेरिका के गुलाम बन के रहें, अमेरिका के हमेशा वो पिट्ठू बन के रहें। नो सर, वो टाइम अब गुजर गया। अब अमेरिका को भी मैसेज क्लियर है कि ये एब्सोल्युटली नॉट का दौर है, वी कैनॉट गो बैक। ठीक है, मैं मानता हूँ पाकिस्तान में अमेरिका की प्रो यूएस लॉबी बड़ी मुतहरिक है, वो बड़ी परेशान है, वो तिलमिला रही हैं, वो रो रही हैं, चीखें मार रही हैं कि यार ये हो क्या गया है। तो उनके लिए कंफर्ट लेवल यही है कि भाई ये अब टाइम हमारा आ गया है, हमने हर एक के साथ। और ये देखें कितनी बड़ी हमारी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है कि विद इन 30 days द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गोज to meet the leaders of two nuclear superpowers। पाकिस्तान खुद भी एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, शेयर्ड कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के हवाले से, शेयर्ड इंटरेस्ट है रीजनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, एनर्जी सेक्टर में, अफगानिस्तान के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अमेरिका से हम बात करें, उन्होंने तो पैसा खा गया अफगानियों का, अब बड़ी मुश्किल से जब सबने छोड़ डाला। एंड अगेन दैट कैंपेन वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि यार कोई शर्म करो, तुम उन गरीब लोगों का 9 अरब खा गए हो। फिर जब बहुत कुछ लोगों में हिम्मत आई कि यार ये एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहा है, इतना छोटा मुल्क है, 2 वीर न्यूक्लियर पावर, लेकिन भाई जरा ये अमेरिकी तो भी थोड़ा सा कोई खुदा खौफी करो। तो बाइडेन ने कहा 3.5 अरब दे दो उनको, 9/11 के विक्टिम को, चलो 7 अरब इनको दे दो अफगानियों को। तो इस वक्त रशिया के इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान सिक्योर और सेफ हो, वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मामला ठीक हो। लेकिन सर इन सब बातों के बावजूद मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ हारिस नवाज साहब, इन सब बातों के बावजूद जो फारूक हमीद साहब कह रहे हैं या जो फैक्ट्स हैं, क्या हम अमेरिका से दूर होकर या जिस तरह से इस वक्त बातें की जाती है एब्सोल्युटली नॉट हो जाए, डेमोक्रेसी समिट में ना जाना हो जाए और उसके बाद चाइना का दौरा और अब रशिया का दौरा, इन चीज़ों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्योंकि जो बड़े इदारे हैं जिन के असरात होते हैं पाकिस्तान पर, IMF हो गया, FATF की ग्रे लिस्ट में हम मौजूद हैं, आपको नहीं लगता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बुरे हो सकते हैं या ज़्यादा बैलेंसिंग तौर पर इसको लेकर चला जा सकता है अगर सिफारती ताल्लुकात को देखना ही है तो? अच्छा देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अपने रिलेशनशिप्स हैं। पाकिस्तान ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि अमेरिका की और कितने इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, क्वाड ग्रुप उन्होंने बना लिया, हमने तो कभी इतराज नहीं किया। एवरी नेशन हैज राइट टू एक्सप्लोर डिफरेंट एवेन्यूज। और सेकंड ये कि वी मस्ट रिमेंबर वी फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ सॉवरेन न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट। ये हमने पहले कभी ऐसे बिहेव नहीं किया है। और ये जरूरी अभी देखें, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं विंटर ओलंपिक्स के लिए, तो उस वक्त स्पोक्स पर्सन जो अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमारे अब पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, सो यू हैव टू शो सम स्ट्रेंथ। सेकंड ये है कि इसके साथ हमने कुछ चीज़ों को आपको अफेक्ट करना पड़ता है, बट देन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि रशिया, सेंट्रल एशिया और अमेरिका जान के अफगानिस्तान में इतना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चला गया, वहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गए ताकि वहाँ पर वेपन एमुनिशन टेररिस्ट के हाथ में आ जाए, ये जितने दहशतगर्द इनके हाथ में आ जाए और अफगानिस्तान में कभी अमन ना हो। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इसका मतलब है चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी बन जाएगा, हमारा सेंट्रल एशिया के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाएगी और हमारा बलूचिस्तान अमन प्लस होगा और हम गवादर पोर्ट बना लेंगे।
ये डिज़ाइन है जिसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया को एज प्रॉक्सी यूज़ किया जा रहा है। तो हमने अब कहीं तो अलाइन करना है। 70 साल हमने अमेरिका के साथ रहे, व्हाट हैव वी गेन्ड एंड व्हाट हैव गेन्ड, उसको देखें आप। उसके बाद कश्मीर, इंडिया को देखें कश्मीर को क्या कर लिया है। आज रशिया में रशिया गया है यूक्रेन के अंदर, ठीक है, वो भी सिर्फ 2 ब्रेकअवे रियासत को सपोर्ट कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन क्या अमेरिका ने इराक के ऊपर किस तरह चले गए? डिड समवन स्टॉप? इट वाज नॉट नेकेड इन्वेजन। उनके पूरे ऑयल के ऊपर आपने पूरा कब्जा कर लिया। लिबिया के साथ अमेरिका ने क्या किया, नेटो ने क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया। व्हाट राइट दे हैव गॉट टू गो एंड ऑब्जेक्ट इन फॉर रशिया की, जी आप यूक्रेन में क्यों जा रहे हैं? अभी बड़ी क्लियर, कितनी सिंपल थी। जैसा सदर पुतिन ने अभी ऑफर किया है इसको, यूक्रेन को, 1 बी न्यूट्रल, नंबर 2 अमेरिका के हथियार सब कुछ यहाँ से वापस कर दें, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ सीज। दिस इज द व्हाट डज इट वांट, दे वांट। एक मुल्क में आपने पैक्ट किया पहले कि ईस्टर्न यूरोप की किसी कंट्री को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, राइट? आपने पोलैंड में भी चले गए, आप उसके बाद बाकी मुल्कों में भी चले गए, उसके बाद अब आपने यूक्रेन में आके वहां पर पूरा उनको एनसर्कल कर लिया, पूरे सर्विलेंस वेपन आप ले आए हैं, उनकी नेक आपने दबोचने की कोशिश की है, वुड दे अलाउ यू टू सिट? तो अभी भी उन्होंने ये किया। अमेरिका वांटेड दिस वॉर, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर। अमेरिका ने और नेटो ने हाइप क्रिएट की है बिकॉज दे वांटेड कि रशिया और इसका एस्केलेशन लड़ाई हो। उसका फायदा ये होगा कि जो 50% गैस यूरोप को जा रही है रशिया से, रशिया जो का इन्फ्लुएंस बढ़ा था यूरोप में, वो खत्म हो जाए। उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दें और अपनी मर्जी के वहां पर जाके अभी और वेपन एमुनिशन भेज दें। तो दिस इज हाउ व्हाट अमेरिका इज डूइंग इन ईस्टर्न यूरोप में जाके यूक्रेन में बैठे, व्हाई यू सिटिंग देयर ऑन द हेड ऑफ रशिया? तो ये तो आप सोचने की बात है। इसलिए, और सेकंड बड़ी वजह ये कि अभी कहीं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। इसी वजह से हम ये भी कह अमेरिकन सकते हैं कि किसी भी बड़े मुल्क ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक डी एस्केलेशन की बात सिर्फ बयानात की हद तक की है, कोई अमली इकदाम हमें नजर नहीं आया है। बिल्कुल, यूक्रेन को छोड़ा हुआ है ना, अमेरिका साथ आ रहा है, और नेटो चीफ की जानिब से भी कहा गया है कि अपने ट्रूप्स जो हैं वहां पे डिप्लॉय करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। नहीं कोई इरादा। सेकंड देखिए, बात यह कि अमेरिका को किसी दुनिया में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ताकि उनकी वॉर मशीनरी, वॉर फैक्ट्री चलती रहे। अब उन्होंने एक नया महाज खोल दिया। पहले वो इराक में गए, फिर लीबिया में गए, फिर अफगानिस्तान में गए, सीरिया में गए, तो अब वो इन्होंने एक और नया ईस्टर्न यूरोप में खोल दिया है। वहां अब लड़ाई शुरू हो गई। हारिस साहब, पाकिस्तान को तो पीस चाहिए, पाकिस्तान को अमन चाहिए, और वज़ीर आज़म भी हमेशा ये बात करते हैं कि फौजी ऑपरेशन जो है वो कभी भी मसाइल का हल नहीं होता, हमेशा मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं। लेकिन ये टाइमिंग ऐसी है, और ताहिर मलिक साहब भी जिस तरह से कहे थे कि जब जंग होती है तो आपको फिर पोजीशन लेनी पड़ती है। पाकिस्तान पोजीशन लिए बगैर कि आपने ये जो ताल्लुकात बनाने जा रहा है बाकी मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ, अमेरिका और उसके एलाइज के अलावा, आपको लगता है कि पोजीशन लिए बगैर बनाए जा सकते हैं? इजी होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, हमने पोजीशन क्यों बनानी है? वी आर अ स्मॉल कंट्री। हमने बायलैटरल एक्सचेंज में रखे हैं, हमने मिलिट्री बॉडी कॉन्टैक्ट, हमें उनसे हार्डवेयर चाहिए, हमने उनसे एनर्जी चाहिए, हमें उनसे एफएटीए में सपोर्ट चाहिए, हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में उनकी सपोर्ट चाहिए, हमें ये चाहिए। हम तो यूक्रेन के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, वी मेंटेन रिलेशनशिप, हम यूरोप से भी हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, बट हमारे वी वांट टू हैव बेटर रिलेशनशिप विद रशिया। अगर आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये दौरा मनसूख करते, रशिया वाज गॉन फॉर एवर, लेट मी टेल यू। वो जो लियाकत अली खान ने पहले किया था वही दोबारा होने लगा था, एंड दैट इज व्हाट हमारे वेस्टर्नाइज लोग जो पाकिस्तान में हैं, जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, अमेरिका से मोहब्बत है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं है, अमेरिका के इंटरेस्ट चाहिए, ये वो सोच रहे हैं। एनीवन हु हैज अ लॉजिक ही वुड से कि इस वक्त ये जाना चाहिए था, और पाकिस्तान ने वो जाके बड़ी मयर्ड रिस्पॉन्स दी है, कोई बात नहीं की है यूक्रेन की, दे हैव टॉक्ड ओनली बायलैटरल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। सही। ताहिर मलिक साहब, जंग से कतई नज़र वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के लिए कितना तारीखी या कितना पॉजिटिव साबित हो सकता है? इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखें कि पाकिस्तान की जब जनरल मुशर्रफ के आखिरी वो सालों में 2007 के बाद, अभी उसके बाद आसिफ अली जरदारी आए, मियां नवाज शरीफ आए, अब इमरान खान साहब हैं, हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी है। हम अपने चाइना से, टर्की से, रशिया से अपने ताल्लुकात को वसअत दे रहे हैं, लेकिन एक दौरे का मकसद बायलैटरल ताल्लुकात, दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको वसअत देना और उनके अंदर मज़ीद फ़ालियत पैदा करना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर
रशिया का दौरा करके किसी अलायंस का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। और हम हर चीज़ को अमेरिका से क्यों लिंक करते हैं? अगर हमारे चाइना से ताल्लुकात होंगे तो ये जीरो सम गेम नहीं, अगर हमारे रशिया से अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ये जो हमें बयानबाजी है, डायलॉग बाजी, ये कम करनी चाहिए। इंडिया के ताल्लुकात रशिया से भी अच्छे हैं और अमेरिका का वो फितरी इत्तेहादी आज नज़र आ रहा है। चाइना के ताल्लुकात रशिया से भी अच्छे हैं और वो ट्रिलियंस डॉलर का ट्रेड भी कर रहा है। हमारे यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन हम ले लेते हैं और जज्बातियत का शिकार हो जाते हैं और ये करते हैं। और जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वेस्टर्न एलीट है पाकिस्तान में, वो बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, मैं इनसे एग्री करता हूँ। मैं ज़रा आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि वो वेस्टर्न एलीट से मुराद क्या है। जिनके स्विस डॉलर अकाउंट अरबों के रुपए के निकल रहे हैं, वो वेस्टर्न एलीट है। जिन्होंने बाहर की नेशनैलिटियाँ ली हैं, जिन्होंने कौम के मुफादात को बेचा है। तो मैं जरा खुल के बता दूं ये वेस्टर्न एलीट कौन है। उस वेस्टर्न एलीट का हम खुल के नाम नहीं लेते। सबसे बड़ी हमारी मुनाफकत ये है। नहीं, आपसे दोनों ब्रिगेडियर साहब इत्तेफाक कर रहे हैं आपसे पॉलिसी की मंजिल ताहिर मलिक साहब, जब हमारी मईशत दोनों हमारे पैनलिस्ट जो है, हमारी मईशत जब आजाद नहीं होगी और हमारी मईशत मजबूत नहीं होगी तो हम आजाद खारजा एग्री कर रहे हैं। सही सही। अभी भी आईएमएफ के लिए, एक आईएमएफ के बेल आउट प्लान के लिए हमें उनकी ख्वाहिश पे हर तरह की कानून साजी करनी पड़ी। वो कानून साजी करनी पड़ी जो हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा थी। तो हमारी ये जज्बातियत बहुत अच्छी है। वसाल है यार, फ़कत आरज़ू की बात नहीं, पर पाकिस्तान के इदारे मजबूत हों, इसकी मईशत मजबूत हो, तो फिर पाकिस्तान एक आज़ाद। अब भी हम जो कह रहे हैं कि हम अमेरिकन अलायंस से निकल गए हैं, कैसे निकल गए हैं? तालिबान टॉक्स में जो कई राउंड्स हुए हैं वो हमारे तावन के साथ और अमेरिका की ज़ेर सरपरस्ती हुए हैं। हम अमेरिकन अलायंस से कैसे निकल गए हैं? हमारे आज भी इदारों का, जो कौमी सलामती के इदारों का और अमेरिका के कौमी सलामती इदारों का आपस में राब्ता है। तो ये जो हम टीवी पे गुफ्तगू करते हैं कौम के साथ, ये गैर हकीकत असल बात नहीं बताते कि वाशिंगटन लेकिन ताहिर मलिक साहब, सिर्फ एक तबके को या ये एक इदारे को मोरद इल्जाम ठहरा देना तो ठीक नहीं है ना ताहिर मलिक साहब। सिर्फ एक इदारे को या एक तबके को मोरद इल्जाम ठहरा देना ठीक नहीं है। जरा हम ये तो कौम को बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मलेशिया का दौरा क्यों कैंसिल किया, जो उनकी अपनी तजवीज़ थी कि हम एक टीवी चैनल बनाएंगे। वो किसके कहने पे हमने मलेशिया का दौरा टर्की और उसके कहने पे किया? और अर्दगान ने आज क्या स्टेटमेंट दिया? अर्दगान ने कंडेम किया। हम यहाँ मीडिया में अर्दगान को हम सलाउद्दीन अयूबी बना के बता रहे होते हैं। टर्किश गवर्नमेंट ने और अर्दगान ने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने कंडेम किया रशियन अटैक, यूक्रेन का साथ दिया है। तो हम यहाँ एक मखसूस नुक्ता नज़र से अवाम को खबरें बताते हैं। मैं ये कहता हूं कि कोई भी पोजीशन ले, हमें कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहिए। रूस के साथ ताल्लुकात हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए जरूरी है। रूस के साथ दिफाई तावन हमारे कौमी सलामती के लिए जरूरी है, लेकिन इसे हम साथ अमेरिका के लिए एज ए थ्रेट लिंक कर देते हैं। टर्की की मिसाल है, टर्की ने S-400 मिसाइल उसने अमेरिका से लिए हैं और अमेरिका का रशिया से लिए हैं और अमेरिका का भी वो इत्तेहादी है। क्या हम अमेरिका और रूस दोनों से अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकते? बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्रिगेडियर साहब, फारूक हमीद साहब, आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? आप ताहिर मलिक साहब की बात का भी जवाब दीजिएगा कि आप अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों, रशिया के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात लेकर नहीं चल सकता है पाकिस्तान? देखें, मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका के साथ हम लड़ाई शुरू कर दें या उनको कहें कि जी आज के बाद हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खुद 4 साल अमेरिका में रह के आया हूँ अपनी फौजी सर्विस के दौरान, और मैं आज आपके प्रोग्राम में वो 3 अल्फाज दोहराता हूँ जो मैं हमेशा अमेरिका के बारे में कहता हूँ कि हमने उनका फ्रंट लाइन स्टेट बनने रहे। बिल्कुल माजी के जो मिलिट्री रूलर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल अयूब खान, जनरल जिया, अफगान जिहाद, वॉर ऑन टेरर जनरल मुशर्रफ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और हम उनके आगे उनके फ्रंट लाइन स्टेट रहे। हमारा नुकसान हुआ, अपना हज़ारों लोगों की कुर्बानी हमने दी। उसके बाद हमारा जो नुकसान हुआ इकोनॉमी का, वो एक अलग बात है। लेकिन हम वी ऑलवेज रिमेन द मोस्ट हेविली सैंक्शन्ड यूएस एलाय। जब उनका मुफादात हमसे जरा फर्क होते थे, अपना काम उनका हो जाता था, वो नजर, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में कि वो नजरें फेर देते थे। उन्होंने हमें अबैंडन किया, अबैंडन करके और जनाब सैंक्शन और उसके मामला में हमें ले गए। जब जरूरत पड़ती थी तो फिर एकदम गुडी गुडी आगे पीछे। और मैं आपको ये बता दूं कि
वो 3 अल्फाज क्या है जो अमेरिका के लिए इस्तेमाल करता हूं? अनग्रेटफुल, अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी। तो लेकिन ये लेकिन this is फारूक how हमीद they- साहब, सुने, हमें 70 साल हाँ, लगे हैं सुने। ये समझने के लिए, 70 साल लगे नहीं, कि मैं तो अनग्रेटफुल एक- है, अनरिलायबल है मैं तो अमेरिका। मैं तो एक जूनियर रिटायर्ड ऑफिसर हूं, मैं फिर ये एक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं जो ताहिर मलिक साहब ने बात की है, ना सिर्फ मिलिट्री फॉर्मर रूलर्स, बिल्कुल उनके भी जनरल जिया के शायद नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के ये कभी किसी का पनामा लीक्स में नाम आ जाता है, पेंडोरा लीक्स में नाम आ जाता है, स्विस लीक्स में नाम आ जाता है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की भी है, सबकी जो एलिट है, एलिट की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी एसेट सारे उनके बाहर वेस्ट में हैं, वो बात नहीं कर सकते जो मैं भी यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, या आप बात कर रहे हैं, या ब्रिगेडियर हारिस बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी ये बाहर है, बिल्कुल सारे इनके मुफादात हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रूस के साथ जो है ये मामला हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है, हमें ये अमेरिका के डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी और उनको समझाना पड़ेगा कि आपने हमें माजी में हमें नुकसान पहुंचाया है। 15 साल अमेरिका वॉशिंगटन में रहा है, अपना अफगानिस्तान में और नेटो फोर्सेस, और 15 साल से वहां पे टीटीपी और दाइश लोग थे, और रॉ और अफगान इंडियन हम पे हमले कराते थे, राइट अंडर द नोज ऑफ द अमेरिकन एंड द CIA इन अफगानिस्तान। और यहाँ पे पाकिस्तान इनोसेंट पाकिस्तानी हमारी फौज के ऊपर हमले होते थे। आप मुझे ये बताएं, हम भूल सकते कभी? हमें बार बार अमेरिका को ये बात याद कराना चाहिए कि आपने हमसे बेवफाई की है, यू वर डिसलॉयल टू अस, और आपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ आपने हमेशा रहे हैं। और मैं फिर दोबारा कहूंगा, पाकिस्तान में मैं आपको आज ये बात बता दूं, नोट कर ले आयशा, ये जो मूवमेंट चल रही है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके सब कुछ बाहर है। और मैं आपको बता दूं, जिससे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वो थी अपना लॉयड मूवमेंट, फॉरेन फंडेड, अपना NRO, फॉरेन स्पॉन्सर्ड, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड। जनरल जिया को जब यूज कर लिया, उसको उड़ा दिया उनको जहाज में 1988 के भावलपुर एयर क्रैश में। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो मूवमेंट चल रही है इमरान खान के खिलाफ, ये वही है जो एब्सोल्युटली लॉट और आंखें दिखाने वाली बात है और अपने आप को असर्ट करने वाली बात है। ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है, मैं आपको आज बता रहा हूं। ये मत समझे कि ये कोई महंगाई के चक्कर है, ये तो महंगाई तो एक बहाना है, असल निशाना तो इमरान खान है। लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो करवा रहे हैं कि यार इस बंदे से जान छुड़ाओ। ये तो खड़ा हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ क्या हुआ था जब वहां पे 19 आप तो उसका पैदा नहीं हुई थी, सुन ले मेरी बात, 1976 में भुट्टो साहब खड़े हो गए थे, वेरी पॉपुलर लीडर, पॉपुलर लाइक इमरान खान। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर प्लांट हम फ्रांस से लेंगे। अमेरिकन का तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखते हैं कैसे लोगे, क्या हशर हुआ एंड में जुल्फिकार अली भुट्टो का। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान नीड्स अ बोल्ड लीडरशिप, एक ईमानदार लीडरशिप जिसके कोई एहसास से बाहर नहीं है। वो आज खड़ा हो गया पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे फारूक हमीद साहब, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, फिर वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह के हो सकते हैं और अगर रशिया से ताल्लुकात बढ़ते हैं तो बाकी ममालिक जो माजी में एलाइज रहे हैं पाकिस्तान के, या पाकिस्तान जिनका एलाई रहा है, क्या उनके साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं या फिर न्यूट्रली रह सकते हैं। लेकिन रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है, उसके नताइज क्या हो सकते हैं अगर इसको फौरी तौर पर रोका नहीं गया? क्योंकि 2014 में जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी तो फ्रांस और जर्मनी आगे बढ़े थे और उन्होंने मीडिएशन के थ्रू एक मुआहिदा जो है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, यूक्रेन और रशिया के दरमियान तय करवाया था। और अब उस मुआहिदे के बारे में तो कहते हैं रूसी सदर कि अब वो मुआहिदा बाकी नहीं रहा है, लेकिन अब भी क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ मुल्क मीडिएशन करें तो ये दोबारा से मुआहिदा जो है वो बहाल हो जाए? ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हारिस नवाज साहब, सर आपको लगता है कि ये जंग जो है ये रुक सकती है अगर दूसरे ममालिक मीडिएशन करें, अमेरिका या यूरोपीय ममालिक जो हैं उनमें से, या फिर UN की जानिब से की जाए मीडिएशन इसको रोकने की, मुआहिदा जो है, जो मिन्स्क पीस ट्रीटी है उसको वापस बहाल करवाने की? हो सकता है ऐसा पॉसिबल नजर आ रहा है आपको? देखें, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोलॉन्ग दैट वॉर। रशिया यूक्रेन कांट सस्टेन रशियन ऑनस्लॉट। लेकिन बात यह, उन्होंने बड़ी सिंपल बात की है, बिकम न्यूट्रल,
and don't keep US weapon equipment, surveillance equipment there for Russia. That is what, and they said tomorrow we are going to stop. तो आई थिंक इसमें जाहिर है कि जर्मनी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। अभी इतनी बड़ी नॉर्थ 3 पाइपलाइन जो बाल्टिक के थ्रू आई है रशिया से लेके और जर्मनी तक आई है $10 बिलियन से, वो जर्मनी को भी शूट करता है बिकॉज दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन रशियन एनर्जी एंड पर्टिकुलरली गैस। 50% यूरोप को वो गैस देते हैं और दिस वन ऑफ द फैक्टर्स के वो अमेरिका ने किया कि ताकि इनकी डिपेंडेंसी जो है वो रशिया पे ख़त्म हो जाए, ताल्लुकात बेहतर ना बने। एक तो वो ऑप्शन है। सेकंड ये कि अगर यही जो ममालिक हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, दे शुड टेल अमेरिकन और नेटो को कि जी वहाँ से हम वाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स यूक्रेन, आप अपने उनको न्यूट्रल रहने दें और हम अपने निकल जाते हैं। बाकी दे नो डोंट सर्कल रशिया, नोबडी विल एक्सेप्ट इट। एक तो और इट्स नॉट डिफिकल्ट। चाइना ने भी सपोर्ट किया है। और टर्की की बात देखें, टर्की ने बिल्कुल ठीक बात की है। टर्की इज इन यूरोप और वो S-400 में रशिया से लिए हैं। इवन देन दे आर शोइंग बिकॉज दे नो दे हैव टू लिव देयर, यूरोप में रहते हैं, उनकी बात है। पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है और पाकिस्तान की हमारे, अगर हम रशिया से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका और यूरोप एंड एनी अदर कंट्री। ये हमें अमेरिका को रशिया की, चाइना का प्रिज्म से तो नहीं देखना ना। हमने हमारी रिलेशनशिप अमेरिका से बहुत पुरानी है और अभी भी हमने उनको हम उनसे बात कर रहे हैं, हर किस्म की बात करते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर बात होती रहती है। सर ये तो हम सोच रहे हैं ना कि हम उनको छोड़ नहीं रहे, उनसे ताल्लुकात खराब नहीं कर रहे, लेकिन वेस्ट जो है, अमेरिका जो है, वो परसीव कैसे करेगा इन दौरों को, या जो ताल्लुकात बेहतर करना जा रहे हैं हम। रिवायती हरीफ है अमेरिका का रशिया, तो वो ममालिक जो हैं या वो खिता जो है वो इस दौरे को या इन ताल्लुकात को परसीव कैसे करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखें, हम भी तो अमेरिका से ताल्लुकात बहुत बेहतर थे और रशिया भी तो परसीव कर खामोश बैठा था ना। और अभी क्योंकि अमेरिका के और चाइना की, इसके इंडिया के इतने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन गए हैं, क्वाड टू, दे आर नाउ वेरी क्लोज एंड दे आर यूजिंग इंडिया बीइंग यूज्ड एज प्रॉक्सी अगेंस्ट चाइना एंड ऑल दोज कंट्रीज वो आर सपोर्टिंग चाइना। उनके खिलाफ भी वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ने टारगेट्स। तो हमने अपनी नई पॉलिसी बनानी है, हमने सबसे रिलेशनशिप अच्छे करने हैं और अपने रीजन में, अपने नेबर में सबसे पहले आपको स्ट्रांग होना चाहिए। दो हमारे पास न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों वीटो पावर रखते हैं यूनाइटेड नेशन में, सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करते हैं और अभी हमारा गवादर पोर्ट और सीपैक बनने वाला है। तो हमने अपने देखने, हमें इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। IMF, वर्ल्ड बैंक, हमें एक याद रखें, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री और हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि नोबडी कैन इग्नोर अस। अमेरिका से हमारे कोई लव अफेयर नहीं चल रहा, अमेरिका कांट अफोर्ड टू लीव अस, ये भी याद रखिए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी लोकेशन, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी लोकेशन दी है, इसलिए नोबडी विल इग्नोर इट। और IMF, वर्ल्ड बैंक से तो उनका पूरा पुराना डिज़ाइन ही यही है कि वो हमें इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने देते वो, और इस पर हमारी अपनी पॉलिटिकल एलीट और जो भी यहाँ के हुक्मरान रहे हैं उनकी गलतियाँ भी हैं कि हम हमेशा IMF, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, उनकी मर्जी के फैसले करते हैं। तो यही तो अब हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन इकोनॉमिक पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं। जो इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में यही है कि वी हैव टू स्टैंड अप। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका की, इंडिया की तरफ क्यों सारी दुनिया जाती है, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी तिजारत है, हर एक के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। सो अभी अगर सीपैक बनता है, सऊदी अरब आ जाता है, रशिया आता है, सेंट्रल एशिया आता है, चाइना आता है, ईरान आ जाता है, then when they have their investment in Pakistan, then they will never let the war go between Pakistan and India, बल्कि वो फिर यहाँ चाहेंगे स्टेबिलिटी और पीस हो। That is why we are saying हमें इकोनॉमिक तरक्की करनी है। ये एक हमने कड़वा घूंट पीना है, थोड़ी तकलीफ उठानी है, इट्स अ मैटर ऑफ 4-5 years। अभी जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आनी है और अभी जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे, हमारे पास कितनी फैसिलिटीज हो जाएंगी, तो ये बहुत फर्क पड़ेगा। हमें इस वक्त वी डोंट वांट इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। ये बीज बोया जा रहा है दोबारा में वापस इकोनॉमिक। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले भी थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर दिया था फारूक हमीद साहब ने कि ये स्पॉन्सर्ड एक कैंपेन लॉन्च की गई है खान साहब के अगेंस्ट। ताहिर मलिक साहब, ये जो इशू है या ये जो जंग है इस वक्त जारी यूक्रेन और रशिया के दरमियान, आपको लगता है क्यों सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसको रुकवाने में क्यों नाकाम रही है, क्यों इसको रुकवा नहीं सकी? इसमें एक गलती तो ये है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, नेटो की जानिब से जो यूक्रेन को उसमें शामिल करना, ये जब एक मुआहदा भी है और ये सोचना चाहिए, ये नेटो की गलती है
कि वो उनको ये सोचना चाहिए कि यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ उसका एक लिंक है, वो उस तरह नेटो में शामिल नहीं हो सकता। और इसको रशिया की सेंसिटिविटीज़ वो इसको एक अपनी थ्रेट परसेप्शन में इस चीज़ को अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझेंगे और उनका एक रिएक्शन आएगा। फिर उजलत में सैंक्शंस इम्पोज की गई, वो फैसला इनका ठीक नहीं था। और अब मेरी राय में जो रशिया ने उसका अटैक करके रिस्पॉन्ड किया वो भी दुरुस्त नहीं है। तो दरमियान में सीज़ फायर होगा। इसमें जो हारिस नवाज साहब ने बात की है वो ये है कि यूरोप का इंटरेस्ट और है और वो इकोनॉमिक लेंस से देखता है और उसकी एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं, और अमेरिका सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमिक लेंस से देखता है। तो ये इसका, और दूसरा जो कोविड के बाद इम्पैक्ट आया रिसेशन का और ग्लोबल इकोनॉमी पे, अब एक वार के साथ जो इम्पैक्ट अब कल से आना शुरू होगा एनर्जी सेक्टर पे, स्टॉक मार्केट पे, बिजनेस का, उससे पूरी दुनिया की मईशत पे इम्पैक्ट होगा। और पहले ही जो गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसके लिए आलमी ताकतों को, यूरोपियन ताकतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, रशिया की सेंसिटिविटी सकनी चाहिए। और जो नेटो का एडवेंचरिज्म है, ईस्टर्न यूरोप के जो कुछ मुल्कों को, रूस की साबिक रियासतों को नेटो के अंदर अपना इत्तेहादी बनाने की रविश, इससे बाज आना चाहिए। इन दो चीज़ों पे अगर वो रशियन सेंसिटिविटीज़ को एड्रेस करते हैं और रशिया जो है वो अपनी इसको वो थ्रेट परसेप्शन उसकी मुतमिन हो जाता है उससे, तो फिर हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। बाकी मैं इनसे एग्री करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया से बायलैटरल लेवल होने में, चाइना के साथ होने से और उसके इकोनॉमिक डिविडेंड्स में किसी तीसरे मुल्क को इतराज़ नहीं होना चाहिए। और अभी तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कॉन्शियस एक उन्होंने वहाँ पे जो एलामिया जारी हुआ है वो भी कॉन्शियस है बड़ा, और केयरफुली वर्डेड है, और हम अभी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके पॉजिटिव असरात होंगे। और चाहे कोई तीसरा मुल्क जो भी समझे, अगर हमारी पॉलिसी ये है तो फिर किसी को एतराज़ नहीं इस पे होना चाहिए। सही। फारूक हमीद साहब, आप सुन रहे हैं हारिस नवाज साहब की बात भी, ताहिर मलिक साहब की बात भी। हारिस नवाज साहब ने कहा था कि ये अमेरिका जो है ये चाहता ही नहीं था कि ये जंग रुके, वो चाहता था कि यहाँ पर कशीदगी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या यही वजह है कि इंतज़ार किया जा रहा है सीज़ फायर को करवाने के लिए? क्योंकि अल्टीमेटली किसी न किसी को बीच में आना पड़ता है सीज़ फायर करवाने के लिए। दो इतने बड़े बड़े जो मुल्क हैं, एक बड़ा मुल्क है, एक छोटा मुल्क है, तो इनके दरमियान करवाने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं दुनिया? देखिए, पहली बात है कि नेटो और रशियन फोर्सेस का आपस में कोई अभी तक डायरेक्ट क्लैश नहीं हुआ है। कोई इस तरह फेस टू फेस वो नहीं आए हैं। उनके सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में हमारा नहीं होगा, हम उनकी मदद करते रहेंगे। दे विल नेवर कम इनसाइड। देखें, वो भी समझते हैं कि इतनी बड़ी मुश्किल, वो यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन हुई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो वहाँ पे तबाही बर्बादी हुई है। दे डोंट, अब एक इकोनॉमिक्स का ज़माना और प्रॉस्पेरिटी का ज़माना है, खुशहाली का। दे डोंट वांट कि वो सब कुछ जो उन्होंने गेन किया पिछले 70 सालों में, और सारा जो है वो ख़त्म कर दिया जाए सिर्फ एक यूक्रेन की खातिर। दे विल नॉट डू इट। हाँ, ये सैंक्शन लगते रहेंगे, ब्रिक्स पेंशन चलती रहेगी, सियासी गोलाबारी चलती रहेगी, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जहाँ तक बात है, वो तो आपको मालूम है कि ठीक है, वो कई जगह पे उन्होंने यूएन पीस कीपर्स को ऑथराइज किया है, लेकिन बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्रूव टू बी टोटली इम्पोर्टेंट एंड टूथलेस। और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर की आप देख लें, क्या उन्होंने आज तक एक रेजोल्यूशन पास की है? और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ मामला एक छोटे मुल्क का नहीं है, ये कोई ईस्ट तिमोर या सूडान का मामला नहीं है कि जहाँ पे वो कहें हाँ जी ठीक है, कोलिशन बनाएं और इंटरवीन करें वहाँ पे फिजिकली, जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान का 9/11 के बाद उसका भी इजाज़त दे दी थी कि जनाब इंटरनेशनल कोलिशन बने, और सद्दाम हुसैन के दौर में भी इस तरह ही हुआ सारा। यहाँ पे देयर इज अ सुपर पावर इन्वॉल्व, और रशिया अपना न्यूक्लियर सुपर पावर, और फिर पीछे चीन है। चीन ने भी एक किस्म की हिमायत का ऐलान किया है अपना रशिया का। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है पीसफुल डायलॉग के साथ होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और नेटो और ये लोग जो है ये बाज आएं। ठीक है ना जी। लेकिन एक जो बात ब्रिगेडियर हारिस ने बात की थी, अभी आप देखें कि इसके फायदा उठाए उनका क्या होगा। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है अब वो खूब हथियार जो है वो बेचेगी यूरोप में। अभी हाल ही में मैं खबर पढ़ रहा था, पता नहीं कौन सा ईस्ट यूरोपियन मुल्क है जो अब नेटो में है, उसको F-35 जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है वो जनाब बेचे जा रहे हैं। ठीक है ना जी।
तो ये मामला जो है अभी और आप देखेंगे बहुत और ममालिक होंगे यूक्रेन को ये डिफेंस इक्विपमेंट और बेचेंगे और इस तरह पोलैंड में आके उनके काफ़ी फौजी आए हैं वो आके वहाँ पे स्टेशन हैं और इन कंट्रीज को वो बीफ अप करेंगे तो दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस जो डिफेंस इंडस्ट्री है। मैं बात फिर ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, गुड वर्किंग रिलेशनशिप, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर नेशनल इंटरेस्ट। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज हैं उस पर अमेरिका को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, दे हैव नो चॉइस। और ये जो वो यूज़ करते हैं FATF को और IMF को हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए, उनको इस हैबिट से, इस ये जो बदमाशी को, सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, इससे उनको निकलना पड़ेगा एंड ट्रीट पाकिस्तान डिफरेंटली बिकॉज पाकिस्तान के पास अब बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और रशिया जो है उनके भी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल क्यों नहीं है। अगर यूक्रेन में दे फील थ्रेटन कि अगर वहाँ नेटो आके बैठ जाए उनका हक है, तो लिहाजा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो पुतिन जो है वो भी जस्टिफाइड है इफ ही इज गॉन टू वॉर टू प्रोटेक्ट हिज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों का वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। हम मामले पर गुफ्तगू की और पाकिस्तान इसमें किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है या किस तरह से अपने ताल्लुकात जो हैं रशिया के साथ बेहतर कर सकता है, इस बारे में डिटेल में गुफ्तगू की है हमारे जो पैनलिस्ट थे। हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।